हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आरबी रोजगार में। दोस्तों, आज हम लोग जो है आपके सामने जो है सीट नंबर कितना है, सीट नंबर 5 लेकर के आप लोगों के सामने समक्ष उपलब्ध हो चुके हैं। ठीक है, सीडीपी का क्लास होगा। सीडीपी तो जानते ही होंगे आप लोग, जो सीटीएट के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, 30% रहेंगे। ठीक है, अगर आप ये प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो है 2011 से लेकर के अगर 2025 तक अब टोटल कर लेते हैं, नहीं तो 2025 भी नहीं करते, 2024 तक ही अगर कर लेते हैं तो 100% जो है सीडीपी में आपको कितना, सीडीपी में जो है आपको 30 में से 25 क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा। ठीक है, 30 में से 25 क्वेश्चन कन्फर्म है जो बन जाएगा अगर पीवाईक्यू कर लेते हैं। कम से कम पीवाईक्यू कितना बार लगाना है, कम से कम 3 से 4 बार जो है करना है, 3 से 4 बार। ठीक है, और 3 से 4 बार आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू को ही अदर एग्ज़ाम में क्या करती है, मतलब इसी के सीटीएट एग्ज़ाम में ही उसी से रिलेटेड जो है पूछते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना अगर कर लेते हैं, इसका पीवाईक्यू हो गया, सीडीपी का पीवाईक्यू, सीडीपी का पीवाईक्यू कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर के 2024 तक ही, वैसे हम 2025 तक भी कराएंगे, 2024 तक कर लेते हैं, या एसएसटी कर लेते हैं। इसका पीवाईक्यू जो कर लेते हैं 2011 से, ये भी 2024 तक या 25 तक भी कर लेते। ठीक है, तो आपको जो है इसमें से सीटीएट में आपको एसएसटी में आपको इसमें जो है 50 से 55 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, 60 में से 60 में से आउट ऑफ 60 में से। ठीक है, आउट ऑफ 60 में से कितना 55 क्वेश्चन तो कन्फर्म आ जाएगा, और इसमें कितना 25 क्वेश्चन कन्फर्म है जो आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम रखते हैं 25 क्वेश्चन अगर टोटल कर लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब बढ़िया से करेंगे, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी जल्दी इनको 100 क्रॉस करवा दीजिए सब्सक्राइबर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो सेट नंबर कितना है, 5 है। तो पहला क्वेश्चन है योग्यता योग्यता व योग्यता समूहीकरण योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला है छात्र अहिष्णु होते हुए, यानी छात्र क्या होते हैं, अहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दूसरा में है, यानी योग्यता और योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य पूछ रहा है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर ही देखेंगे। छात्र जो है असहिष्णुता होता है, यहाँ पर असहिष्णुता दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। ठीक है, कौन सा, तो बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाने की बात यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तीसरा है विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं, यानी विद्यार्थी जो है सम समूह में बेहतर सीखते हैं, यानी एक जैसे समूह में क्या होते हैं, वो बेहतर सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। और चौथा में आबाद एवं प्रभावित शिक्षण हेतु कक्षा की समरूपी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य होगा। ठीक है, तो इसमें से जो इस क्वेश्चन का आंसर जो ये तो निगेटिव हो गया, लेकिन ये में जो इसमें क्या कह रहा है, सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं कि सम समूह में बेहतर सीखेगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर बड़े लोगों के साथ भी रहते तो वहाँ पर ज़्यादा नॉलेज, यानी अच्छे नॉलेज मिलते हैं, यानी बड़े के जैसे नॉलेज मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सम समूह यानी एक ही जैसे, यानी उसी के समकक्ष के रिलेटेड। ठीक है, और तीसरा में क्या है, सॉरी तीसरा तो हो गया, चौथा क्या है, आबाद व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा की समरूपी होना चाहिए। ये भी समरूपी मतलब एक ही जैसे कक्षा बोल रहे, ऐसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही के पास सीखेगा। ठीक है, तो इसमें से जो तीनों खत्म हो गए, ये भी और ये भी खत्म हो गया, तो कौन सा बच जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला रचनात्मक आकलन, यानी
क्रिएटिव जो है रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं श्रेणीकरण। दूसरा है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। तीसरा में रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत है। ठीक है। और चौथा में संकलात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है सही हो जाएगा। ठीक है। ये सत्य है। कभी कभी क्या ये संकलात्मक हो सकता है और इसके विपरीत भी होगा। ठीक है। तीसरा में दिया गया है एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने के को कहती है। ठीक है। वह पहला है छात्रों के मुख्य बिंदु का सार लिखने की क्षमता का निरीक्षण कर रही है। ठीक है। आगे है छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षक के विकास का प्रयास कर रही है। ठीक है। और तीसरा है विद्यार्थियों की स्मृति को धीमी गति से जागृत कर रही है या कर रहा है। ठीक है। और चौथा में रचनात्मक आकलन कर रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। ये क्या कर रहा है रचनात्मक आकलन कर रही है। अगला क्वेश्चन चौथा में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन इवोल्यूशन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। पहला है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। ठीक है। चौथा का है दूसरा में वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। और तीसरा है आंकड़ों को प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। और चौथा है एक समाधान की तार्किक सुगमता का परीक्षण करना। तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है। एक साधन की तार्किक सुगमता सुसंगतता का परीक्षण करना। पांचवा में दिया है वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसी में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। पहला विद्यार्थी को किसी प्रकार की मांग न होना चाहिए। ठीक है। दूसरा विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु अध्यात्म व क्रोध का प्रयोग करना चाहिए। तो नहीं, क्रोध का तो करना ही नहीं चाहिए। तीसरा है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। और चौथा है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षा। ठीक है। तो फिर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। यानी छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है। यानी पर्सनली उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए कि छात्र जो क्या है वो सफलता प्राप्त करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन छठा में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने वाले जो होते हैं स्टार्टनिंग ठीक है स्टार्टनिंग की समस्या से निपटा जा सकते हैं। ठीक है। जो हकलाते रहते हैं। पहला है परिणामकारी वाक्य। ठीक है। प्रिमिटिव स्पीच। इसके बाद दूसरा है लांबित वाक्य। ठीक है। और तीसरा है अनुश्रुत वाक्य। और चौथा है प्रवर्तित वाक्य। ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा प्रवर्धित वाक्य। ठीक है। 7 में दिया है कि सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, असहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा। ठीक है। तथा सामग्री उपलब्ध सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है। पहला उपचारात्मक प्रत्युत्तर। दूसरा में अधिगम। दूसरा में क्या है अधिगम
ठीक है। तीसरा में क्या है, संग्रथित अधिगम, और चौथा महक्षेपी अधिगम। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संग्रथित अधिगम। 8 में दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में, एक समावेशी कक्षा है जहां समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। दूसरा, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। और तीसरा है, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। और चौथा में, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तो 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक के लिए, यहाँ पर प्रत्येक आ गया, प्रत्येक अधिगमकर्ता के वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों के परिवेश का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य यानी असेसमेंट प्रभावशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? पहला, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ठीक है। दूसरा में संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्यपुस्तक को शीघ्र समाप्त करना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। और चौथा है, उसे अपनी समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उनकी यानी उसकी शक्ति को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो था पहला यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रभावशाली होगा। ठीक है। इसके बाद 10 में दिया गया है कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? पहला, बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। दूसरा है, जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या का स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठचर्या का न होना। और तीसरा है, विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसे आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। और चौथा है, अध्यापकों का संपुप्तयुक्त योग्यता वाला न होना और उन्हें कम आय देना। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। 11 में दिया गया है अधिगम अक्षमता। ठीक है, अधिगम अक्षमता सामान्य या उससे अधिक बुद्धि और लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, अधिगम अक्षमता जो होता है यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज जो होता है, जो सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले में होता है। ठीक है, क्या इसमें होगा? दूसरा है, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा यानी उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद 12 में दिया गया कि समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां पहला, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। दूसरा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। और तीसरा, परिवर्तनशील या लचीली पाठचर्या है। और चौथा, कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवर्तनशील और लचीला पाठचर्या है। 13 में दिया गया कि संज्ञात्मक 13 में दिया गया कि संज्ञात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद पहला में पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। दूसरा है, कुशलता की
प्राप्ति हेतु व्यवहारिक शिक्षण इस प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। और तीसरा है अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। और चौथा है आज्ञानात्मक तर्कना के यानी तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 14 में दिया गया है कि जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं या चाहती है, उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा उचित यानी समुचित मार्ग ढूंढना चाहिए। ठीक है, पहला है उन्हें उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। दूसरा, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। और चौथा में उसे बार बार की जाने वाली तथा त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाले त्रुटियों पर अधिक संशोधन करना चाहिए। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पहला जो है पूरा सही है। 15 में दिया गया है, 15 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक यानी भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। पहला, भावनाओं की आलोचना। दूसरा, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तीसरा, भावनाओं के प्रति जागरूकता। और चौथा, भावनाओं का प्रबंधन। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भावनाओं का आलोचना। अगला क्वेश्चन है 16 में दिया गया है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है। अनुकूलन की स्थिति से यानी अनुकूलन की दर पर, विचारों का घनत्व। तीसरा, समय का अंतराल। और चौथा है भावनाओं की प्रकाष्ठा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अनुकूलन का स्तर। ठीक है, 17 में दिया गया कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। संज्ञानात्मक, मानवीय, व्यवहारवादी। चौथा है समाज सांस्कृतिक। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। व्यवहारवादी जो है मिड डे योजना को समर्थन देते हैं। ठीक है, 18 में दिया गया कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षाशास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। रचनावादी, सामाजिक रचनावादी। ठीक है, और तीसरा व्यवहारवादी। और चौथा में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावादी। 19 में दिया गया कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। पहला, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। दूसरा है बच्चे के, ये तो दंड देने के बराबर हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, दंड देने जैसे हो गया, दंड नहीं दे सकते हैं आप स्टूडेंट को। ठीक है, दूसरा है बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना चाहिए, यानी ब्रेक देना चाहिए, छुट्टी देना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। तीसरा में दिया गया कि बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चौथा में दिया गया है कि बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो, ये पॉसिबल सबसे कम ध्यान भंग हो। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन वाले जगह से हटा देना, जैसे खिड़की वाले जगह से हटा देना चाहिए।
ठीक है, खिड़की के पास उन्हें तरह तरह की चीज़ें दिखती रहती है। ठीक है, 20 में दिया गया है कि पियाजे यानी जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? क्या ये आरेख है या ये सही है? कौन सा सही होगा? ठीक है, या तीसरा सही होगा? इसमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये विकास है। ठीक है, आयु के साथ साथ क्या होता है? विकास बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आयु बढ़ेगा वैसे वैसे विकास बढ़ते जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 में दिया गया है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ठीक है, उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगी। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुभव लिया है? विकास निरंतरीय, पहला है विकास निरंतरीय होता रहता है। ठीक है, दूसरा है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तीसरा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। और चौथा, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो किस नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। 22 में दिया गया है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? पहला, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिक एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। दूसरा, भारत सरकार की विवेकात्मक क्षतिपूर्वक यानी कॉम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। और तीसरा में परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता की प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, और चौथा में दिया गया है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, 23 में दिया गया है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक परिचर्या विद्वान रहती है, जिसमें निहित है, पहला, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। और दूसरा है मूल्य व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तीसरा है बालात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकीर्ति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। और चौथा है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध और अनौपचारिक संकेत। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 24 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? पहला, खोजपूर्ण अधिगम, ये निगेटिव है। ठीक है, नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसमें खोजपूर्ण अधिगम ये पॉजिटिव है। ठीक है, निकाला जा सकता है। दूसरा में शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तीसरा है बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशील, ये सब तो संवेदनशील होते हैं। ठीक है, व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, ये भी सही है यानी पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत यानी चरणों के लक्षण हैं? पहला है सभी सांस्कृतिक से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। दूसरा, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा है चरणों में परिवर्तनशील अनुक्रम। और चौथा, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, न कि समान प्रतिमान। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा।
सभी सांस्कृतिक से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। ठीक है। 26 में दिया गया है कि डैश कक्षा में, यानी क्या कक्षा में वास्तविक सांस्कारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। पहला अध्यापक केंद्रित, दूसरा सामाजिक रचनात्मक, तीसरा पारस्परिक, चौथा रचनात्मक। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सामाजिक रचनात्मक। 27 में दिया गया है, 27 में दिया गया कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, पहला है, बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। और तीसरा है, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। और चौथा है, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। तो 27 में दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके अनुकूल और भविष्य में कार्य में सहायक हो सके। 28 में दिया गया है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के, यानी जीन पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया, यानी कम आंका गया। ठीक है, कम। ठीक है। पहला अहं केंद्रित भाषा, दूसरा विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, और तीसरा आनुवांशिकता, और चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। 29 में दिया गया है कि एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बीने बुद्धिमापी में 130 अंक पाए हैं। मान लीजिए कि एक समान संभव वक्र में म्यू 100 और लेम्डा 15 है, तो 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना जिनमें से बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये देखो जेड हम लोग निकालेंगे, निकाल करके दिखा देते। ठीक है, एक्स माइनस म्यू। ठीक है, ये क्या कितना हो जाएगा, ये एक्स हो गया। ठीक है, बट्टे कितना हो जाएगा, ये लेमडा। ठीक है, यहाँ पर जेड निकालेंगे, ये एक्स कितना है, 130 है। ठीक है, ये 130 है। ठीक है, 130 माइनस म्यू कितना है, 170, और लेमडा कितना है, 15। ठीक है, लेमडा कितना है, 15। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 30 बट्टे 15 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 मतलब कितना, 98%। 100 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 98%। ठीक है, 98% कहाँ है, ऑप्शन तीसरा में है, ऑप्शन तीसरा में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। पहला, विभिन्न बुद्धियाँ अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। दूसरा, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते हुए समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा में मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण योग्यता को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सीडीपी का। अगर सीडीपी में आप लोगों को 30 में से 25 लाना है तो डेली पीवाईक्यू करें, डेली पीवाईक्यू करते चले, कम से कम कितना बार, 3 से 4 बार पीवाईक्यू कर लेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, और वीडियो में कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा। ठीक है, और पिछला क्लास का वीडियो नहीं दिखे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद एसएसटी का क्लास आने वाला है, एसएसटी का प्रैक्टिस सेट एसएसटी का, उससे भी जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उसमें 60 क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन
रहता है। अगर इसको भी PYQ को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, पूरा अटेंड कर लेते तो इसमें से आपको 60 में से कम 50 से लेकर के 55 मार्क्स तक कन्फर्म है जो आज ही जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।